चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। आप कैसे हैं? आप सब लोग होपफुली स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ एनसीएल का। अब आपको अपकमिंग है जो एग्ज़ाम होने वाला है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के लिए नोटिफिकेशन आया था, अपडेट हुआ था। एज़ पर नोटिफिकेशन की अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है, बट बहुत जल्दी है जो आपका एग्ज़ाम है जो हो सकता है। मेन जो यहाँ पे अब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको क्या तैयारी करनी है, तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो पहले वहाँ के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप वहाँ के एग्ज़ाम पेपर को एक बार ज़रूर लगा के देखिए। आपको पेपर कहीं से भी अरेंज होते हैं, चाहे आपको यूट्यूब पे अरेंज होते हैं या कहीं से PDF अरेंज होती हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर लगा के देखिए। उनका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। लाइक यहाँ पे अब एनसीएल का पेपर है, तो इस बार भी सिलेबस सेम है जो प्रीवियस सिलेबस था। किसी भी तरीके का सिलेबस में चेंज है जो आपको नहीं किया गया है। और जो भी लोग अप्लाई किए हुए हैं और जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा इसका, तो मैं बता दूँ यहाँ पे एनसीएल एग्ज़ाम में सैलरी आपको अच्छी मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एनसीएल एग्ज़ाम के अलावा एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए होता है और WCL होता है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए। अब जो लोग एनसीएल या फिर WCL का एग्ज़ाम दिए हैं, एनसीएल WCL का एग्ज़ाम दिए हैं, तो सभी के लिए क्या करना है कि जैसे WCL के 3 पेपर है जो लास्ट टाइम हुए थे, वो 3 पेपर आपको करवा दिए जाएंगे, एनसीएल का पेपर करवा दिया जाएगा। तो टोटल मिला के आपको 5 पेपर तो ये करवा दिए जाएंगे। एंड आफ्टर द 5 पेपर्स के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इन 5 पेपर में जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो वो भी आपको एक बार देख लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पर इन 5 पेपर में जो GK GS रीजनिंग आई है वो है जो रिवाइज़ नहीं होगी। मैं ये चीज़ आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पेपर प्रीवियस है। GK GS रीजनिंग आपकी वो रिवाइज़ नहीं होगी, बट पैटर्न ऑफ रीजनिंग, पैटर्न ऑफ मैथ, पैटर्न ऑफ हिंदी ये आपको रिवाइज है जो हो सकता है, बट क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे 2 सेक्शन में पेपर आता है। एक सेक्शन होता है 70 नंबर का जो हमारा टेक्निकल है नर्सिंग के लिए, और 30 होता है हमारा नॉन नर्सिंग का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, और इस बार भी आपको यहाँ पर ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होना है जैसे लास्ट टाइम हुआ था। मे बी इट इज़ विजिबल, ओके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का। इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो WCL के पेपर हैं और NCL का एक और पेपर है, वो तीनों में भी 5 पेपर टोटल आपके हो जाते हैं। वो आपको 5 पेपर है जो 2 या 3 क्लास में जो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। WCL के तीनों पेपर 2 क्लास में आपको हो जाएंगे, जिसमें आपके 300 क्वेश्चन कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग्स वुड सजेस्ट हर दैट इट इज़ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आप किसी एनीमिक पेशेंट की केयर करते हैं, तो कौन सी फाइंडिंग आपको बताएगी कि मरीज़ में क्या हुआ है, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है। मतलब मरीज़ का रिसेंट में ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, जिसके कारण मरीज़ में खून की कमी हुई, खून की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन है एक्सर्शनल डिस्निया, एजी फटीग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन। क्या यहाँ पे आपका सही आंसर होगा? वो पता करना है किसका, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया का। क्या है, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के बारे में पता करना है। तो एक्सर्शनल डिस्निया कब होगा, मतलब सांस फूल जाएगी जब यदि आपको पहले से क्या हो, एनीमिया हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लीडिंग के कारण, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया का मतलब है कुछ ब्लीडिंग हुई है, उसके कारण आप एनीमिक हुए हैं। तो यहाँ पर आपको यदि शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं तो जो देखने को मिलेगा होगा पोस्चरल हाइपोटेंशन। क्या होगा यहाँ पे, होगा आपका पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये देखने को कब मिलेगी, यदि मरीज का रिसेंट में हाल फिलहाल में ब्लड लॉस हुआ है। तो यहाँ पर पोस्चरल हाइपोटेंशन में होगा क्या, इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं, कि यदि आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो इमीडिएटली खड़े होते हैं तो आपका क्या होगा, BP है जो ड्रॉप होगा। और ये कंडीशन कहलाती है पोस्चरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे पोस्चरल हाइपोटेंशन है जो तभी देखे, या तो जिसमें रिसेंट में कुछ इंजरी के कारण ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, तब ये चीज़ देखने को मिल सकती है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ और याद रखें, जैसा ये पेपर है ऐसा झारखंड का पेपर हुआ था। झारखंड ने पेपर कंडक्ट कराया था 2025 और 2026 के स्टार्टिंग में, 2025 एंड 2026 की शुरुआत में। तो यहाँ पर है जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, सेम एज यही पैटर्न था। तो यहाँ पर वो पेपर आप देख सकते हैं, चैनल पे मैंने उसको अपडेट किया हुआ है। झारखंड का पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का। फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड अ नर्स मॉनिटर अ पेशेंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न इज़ यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर। जब एक गर्भवती महिला में लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न का उपयोग किया जाता है तो नर्स को रोगी के किस लक्षण की निगरानी करनी चाहिए। यदि आप किसी मरीज़ में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करते हैं तो क्या चीज़ आपको चेक करनी है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो ये होता है कि जो यूट्राइन मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्शन क्या करना है, लेके आना है। कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, लेबर पेन ज़्यादा होगा और बेबी बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो आप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करने के बाद पेशेंट में मॉनिटर करेंगे? इंटेंस पेन, यूट्राइन टेटेनी, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, क्या चीज़ आप चेक करेंगे? तो यहाँ पर यदि लेबर इंड्यूस करते हैं तो उस दौरान आपको पेन तो होगा, इंटेंस पेन होता है, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात की गई है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा नहीं, ना अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होगी। पेन होता है बट कॉम्प्लिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पे होगा यूट्राइन टेटेनी। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे देखने को मिलेगा यूट्राइन टेटेनी। अब मैं बता दूँ यूट्राइन टेटेनी जो कि एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो लास्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 2 मिनट तक आएगा और यहाँ पर ये कभी कभी इतना फ्रिक्वेंटली फास्ट आएगा जिसके कारण जो यूट्रस है वो भी रप्चर हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर देन, यहाँ पे यूट्राइन टेटेनी का मतलब होता है कि यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है मोर देन 2 मिनट तक कंटिन्यूस आएंगे। क्या होंगे? मोर देन 2 मिनट तक कंटिन्यूस आएंगे और कभी कभी हाइपर स्टिमुलेशन भी हो जाएगी यूट्रस, जिसके कारण 5 कॉन्ट्रैक्शन हैं जो 10 मिनट के पीरियड में भी आ सकते हैं। और ऐसे केस में क्या होगा? यूट्रोटॉनिक्स ड्रग हैं, यूट्रोटॉनिक्स ड्रग्स का मतलब ऑक्सीटोसिन पिटोसिन है जो इमीडिएटली स्टॉप करनी पड़ेगी ताकि मरीज को यूट्रस रप्चर ना होने पाए। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो रिमाइंड रखनी है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? तो वो होगा यूट्राइन टेटेनी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, और इंड्यूस लेबर का मतलब क्या होगा? इंड्यूस लेबर का मतलब होता है मेडिकेशन दे के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो लाना है। कभी कभी सर्विक्स का मुंह 2 सेंटीमीटर खुला रहेगा। पूरा सर्विक्स डायलेट होने के लिए एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि सर्विक्स क्या हो रही है? डायलेट भी नहीं हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहे हैं ऑक्सीटोसिन देने के कारण, क्योंकि आपने लेबर इंड्यूस किया है, तो यूट्राइन टेटेनी होने के चांसेस हैं जो हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैटरनिटी नर्स मस्ट बी अवेयर दैट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी इज डन एट। तो यहाँ पर एज अ प्रसूति नर्स आपको पता होना चाहिए कि गर्भावस्था में जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसके लिए टेस्ट कब करवाए जाते हैं? 6 to 17 वीक्स, 18 to 23 वीक्स, 24 to 28 वीक्स और 29 to 32 वीक्स कब करवाए जाते हैं? तो यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस का पता करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और भी टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि है जो माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ मेलाइटिस का पता करने के लिए जो स्क्रीनिंग करवाई जाती है वो होती है 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रेगनेंसी में यदि हम बात करते हैं किसकी? डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो कब होता है? 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। एंटी स्कैनिंग की हम बात करते हैं। एंटी स्कैनिंग आपको एग्ज़ाम में आता है, नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, तो जनरली है जो 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी में की जाती है। एनामली स्कैनिंग की बात की जाए तो एनामली स्कैनिंग होती है 18 से 23 में, स्पेशली 20 हफ्ते में की जाती है। ग्रोथ स्कैनिंग की बात की जाए तो ये होता है 35 वीक्स की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे आपको ये जितनी भी इनिशियल प्रेगनेंसी से लेके 37 वीक तक की प्रेगनेंसी में जो भी स्कैनिंग होती है वो याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विथ निडल स्टिक इंजरी इज अबाउट। तो निडल स्टिक इंजरी से है जो HIV होने के चांसेस कितने होते हैं, 1/100, 1/200, 1/300 या फिर 1/400। मतलब यहाँ पे 400 में से एक केस, 300 में से एक केस, 200 में से एक केस या फिर 100 में से एक केस, कितने % यहाँ पे चांस रहता है। तो निडल स्टिक इंजरी से HIV होने के चांस की बात करें हम तो वो तब 1/300 तक, कितना, 1/300 तक। HIV इन्फेक्शन की हम बात करें तो इसका ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यहाँ पर सीमेन, रेयर केस सीमेन भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ दी केस में HIV एड्स की हम बात करें तो जनरली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो यहाँ पर निडल स्टिक के ज़्यादा चांसेस कम रहेंगे, निडल स्टिक से ज़्यादा चांस रहेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण। तो यहाँ पर HIV इन्फेक्शन निडल स्टिक इंजरी से कितना हो सकता है, 1/300। अब यदि यहाँ पे आपको पूछें, यदि HIV इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो विदिन 72 घंटे तो मैक्सिमम है, विदिन 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस है जो पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना है। यदि आपको पता है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव और आपको धोखे से निडल स्टिक हो गई है, निडल है जो आपको लग गई है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट 30 मिनट और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a patient with swine flu and she has to give the drug of choice for swine flu। स्वाइन फ्लू के लिए यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है। ऑप्शन में एसाइक्लोविर, एडेनोविर, सिडोफोविर और ओसेल्टामिर। तो जितनी भी दवाइयों में VIR जुड़ा होता है, विर जुड़ा होता है, मतलब ये सभी क्या है, एंटीवायरल ड्रग हैं। वो स्वाइन फ्लू क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। अब स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है, तो स्वाइन फ्लू है जो ड्रॉपलेट छींकने खांसने से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के लिए है जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी ओसेल्टामिर। मार्केट में ये टेमीफ्लू के नाम से अवेलेबल होती है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है तो वो होता है क्या हमारा, ओसेल्टामिर, लेकिन यहाँ पर ये मार्केट में मिलती है टेमीफ्लू के नाम से, और ये यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होने वाली ड्रग नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी आपको ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आ सकती है, लाइक स्वाइन फ्लू हो गई, लाइक आपका एड्स के लिए हो गया जैसे जिडोविनिन हो गया कि HIV पॉजिटिव है तब निवेरापाइन दी जाती है जब माँ यदि फीड करा रही हो। तो यहाँ पर बहुत सारी ड्रग ऑफ चॉइस हैं डिसीज़ को लेकर, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे एंटीडोट भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फेंट इज बॉर्न precipitously outside the labor room, what should the nurse do first। तो यदि यहाँ पे कहा है लेबर रूम में पहुँचने से पहले ही यदि एक शिशु का जन्म बाहर ही हो जाता है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, असर्शन द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन फंडस, अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर मदर एंड इन्फेंट टू द बर्थिंग यूनिट। यहाँ पे एज अ नर्स है जो आप सबसे पहले क्या करेंगे यदि बच्चे का जन्म लेबर रूम के बाहर हो जाता है तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड दिया गया प्रेसिपिटसली, प्रेसिपिटेट लेबर होता है। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है कि जो कंबाइंड ड्यूरेशन होता है फर्स्ट प्लस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का वो लेस देन 2 आवर हो जाए, 2 घंटे से कम के अंदर ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लेबर पेन से आने लेके बच्चा भी बाहर आ जाए तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेट लेबर। अब समय से पहले ही लेबर रूम पहुंचने के पहले ही बच्चा बाहर हो गया है तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, बच्चे का एयरवे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी, एस्टेब्लिशन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न। आफ्टर दैट आप अम्बिलिकल कॉर्ड को टाई कर सकते, कट कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में, लेकिन बच्चे की सांस है जो नवजात शिशु के श्वसन की क्रिया को स्थापित करने का काम आप करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, What is a nurse primary critical observation when performing an assessment for determining an अपगार score। तो यहाँ पर आप है जो आपका फर्स्ट है जो यहाँ पर प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होगा अपगार स्कोर सिस्टम में, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। पहली चीज़ याद रखिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है,
तो यहाँ पर बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट अपगार स्कोर के सिस्टम में नहीं रहती है। रेस्पिरेटरी रेट अपगार स्कोर में नहीं रहती, यहाँ पे हार्ट रेट और पल्स रेट होती है। तो आपका फर्स्ट वही रहेगा। न मेकोनियम रहता है, रिफ्लेक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मोरो रिफ्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका होगा हार्ट रेट। क्या होगा? हार्ट रेट। अपगार स्कोर चेक किया जाता है विद इन 1 मिनट ऑफ द बर्थ एंड आफ्टर द 5 मिनट ऑफ बर्थ। 2 टाइम्स चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अपगार स्कोर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ज़रूरी नहीं यही आए, हो सकता है अपगार स्कोर की टाइमिंग पूछ लें, अपगार स्कोर का जो स्कोरिंग सिस्टम है 10 जो मैक्सिमम है वो पूछ लें। यदि बच्चा रो रहा है बट पर्पल है, ब्लूइश है, तो कितना नंबरिंग देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट ऑन एनाल्प्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड। यदि किसी मरीज को हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, डायरेटिक दिया जा रहा है, एनाल्प्रिल दिया जा रहा है, डायरेटिक दिया जा रहा है, तो यहाँ पर है जो आप फिजिशियन को क्या चीज़ देख के बताएंगे कि मेडिकेशन है जो प्रभावी नहीं हो रही, इफेक्टिव नहीं है जो ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक एनाल्प्रिल और डायरेटिक दी जा रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। मरीज में क्या देखेंगे आप जब इस तरीके से कहेंगे? ड्राई कफ, स्किन रैसेस, एडिमा ऑन द लेग्स, पोस्टरल फॉलन, ब्लड प्रेशर। क्या कहें, क्या देख के आप कह देंगे? यदि मरीज के पैरों में स्वेलिंग है, मतलब क्या है? फ्लूइड है जो बाहर निकला ही नहीं है। जब फ्लूइड बाहर नहीं निकला, क्योंकि यदि डायरेटिक्स दिए हैं आपने, तो फ्लूइड क्या होगा? बायो यूरिन है जो एक्सक्रीट होगा, तो जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो एडिमा अपने आप कम होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एनाल्प्रिल, एसी इनहिबिटर्स है ना, तो ये काम कर रही है ना, डायरेटिक्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग आप देखेंगे वो क्या होगी? एडिमा पैरों पर। हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन, तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की, हेल्दी न्यूनेट की हार्ट रेट कितनी होती है? 120 to 180, 130 and 170, 100 and 160 और 100 and 130। तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट होती है वो होती है 120 to 160 तक। इतनी 120 to 160 है। फीटल हार्ट रेट भी आप मान सकते हो। न्यूनेट की बात की जा रही है, न्यूनेट की होगी 110 से 160 बीट पर मिनट तक। कितना? 110 से 160 बीट पर मिनट तक। फिर है क्वेश्चन, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट ट्रायल्स ट्यूब फॉर अ पेशेंट, बिफोर दिस एक्ट सी मस्ट अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसीजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप किसी पेशेंट में रायल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर रायल्स ट्यूब इंसर्ट करने के पहले आपको जो गैप है वो पता होना चाहिए कि इंसीजर टीथ और गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस है जो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस होता है एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर का। कितना? एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लेडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, सी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बताना है किसी प्रेग्नेंट महिला में आप कैथेटराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सभी चीज़ें सही हैं, किसी एक को छोड़कर कुछ एक है जो गलत है। ऑप्शन में इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स पियर्स थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम और इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी लेंथ है वो सही है, क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कम होने के कारण इनमें जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। फीमेल यूरेथ्रा है जो शॉर्ट लेंथ के कारण इनमें क्या होगा, यहाँ पे यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये होता है एंटीरियर वेजाइनल ऑरिफिस पे, ना कि पोस्टीरियर पे। तो यहाँ पे आप इसको आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू द लिवर, तो इनमें से कौन सा कैंसर है जो लिवर तक मेटास्टेसाइज नहीं होगा, मतलब फैलेगा नहीं। ऑप्शन में है यहाँ पर ब्रेस्ट, लंग, कोलोन या फिर प्रोस्टेट कैंसर। तो कौन सा कैंसर है जो यहाँ पे मेटास्टेसाइज नहीं होगा? मेटास्टेसाइज का मतलब होता है फैलना, 1 से 2, 2 से 4। तो यहाँ पर लिवर से है जो मेटास्टेसाइज कौन सा कैंसर नहीं होगा, तो वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। क्या होगा? प्रोस्टेट कैंसर। फिर है ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट, तो विटामिन ए के संबंध में सभी सही हैं किसी एक को छोड़कर।
It is found in green leafy vegetables. High dose in pregnancy is teratogenic. Supplementation reduce mortality in measles and supplement is reduce in morbidity in diarrhea. तो यहाँ पर जो विटामिन ए है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नहीं होता है जनरली जो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होंगे उनमें रहेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ही पूछा है, यदि हाई डोज दे दें प्रेगनेंसी में तो टेराटोजेनिक हो जाए, मतलब बच्चे की जान भी जा सकती है, समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, तो ये सही है। मीजल्स के साथ में 9 महीने की उम्र के साथ में ओरली है जो विटामिन ए दिया जाता है, तो ये भी सही है। डायरिया के लिए, डायरिया की मॉर्बिडिटी के लिए है जो दिया जा सकता है, तो यहाँ पे एज ए सप्लीमेंटेशन के तौर पर, तो यहाँ पे तीनों सही होंगे, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला ऑप्शन है जो आपका, क्योंकि यहाँ पे विटामिन ए किस में नहीं रहेगा वो पूछा है। नेक्स्ट वन, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज ऑक्सीजन थेरेपी जब दी जाती है तो उसको ह्यूमिडिफाई करके दिया जाता है, ड्राई नहीं दिया जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? ऑक्सीजन इज़ अ हॉट एयर एंड इट में बर्न द ट्रैकिया। ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। ऑक्सीजन गैस क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। और ऑक्सीजन इज इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड H आयन टू इट। तो देखिए ऑक्सीजन जब भी दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी जब दी जाती है तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन कैसी गैस है? ड्राई गैस है। और यदि इसको ह्यूमिडिफाई करके नहीं देंगे तो म्यूकस को थिक करेगी। जब म्यूकस थिक होगा तो क्या होगा? जो एयरवे है उसमें क्या रहेगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो जीवन जिस चीज़ के लिए ऑक्सीजन दी जा रही कि भाई सांसें जाएँ अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाए तो ठीक रहे, वही चीज़ यदि दिक्कत वाली बन जाए, तो यही रीज़न है यहाँ पर कि ऑक्सीजन ड्राई गैस होने के कारण इसको ह्यूमिडिफाई करके दिया जाता है ताकि ये म्यूकस को थिक है जो करने से रोक पाए। तो म्यूकस क्या जो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसी ड्राई गैस है और ये थिक करती है म्यूकस को।